हेलो एंड वेलकम। आज दिन है शुक्रवार, शाम के बज रहे हैं 7 और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे अमन। हर शुक्रवार हम बात करते हैं किसी एक ऐसे टॉपिक पर जो देश से जुड़ा होता है, देश की समस्याओं से जुड़ा होता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी संवेदनशील टॉपिक है, मॉब लिंचिंग। और आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा वो मॉब लिंचिंग के बारे में ही रहेगा। और इस पूरे डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा प्रतिनिधि शिवानी पांडे। आइसा छात्र संगठन से ये जुड़ी हुई हैं। और छात्र संघ के कार्यकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अंकित उछोली जी हमारे साथ रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। उछोली जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आजकल एक शब्द पूरे देश में काफ़ी सामान्य सा प्रतीत हो रहा है। ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, मॉब लिंचिंग। तो मैं आपसे चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को आप ज़रूर बताएंगे कि मॉब लिंचिंग क्या है। मॉब लिंचिंग को अगर आप देखेंगे तो मॉब लिंचिंग के भीतर एक जो भीड़ जो न्याय करने पर उतारू है, मतलब आपको किसी अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी पुलिस स्टेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक भीड़ है, एक लोगों का समूह है जो ये डिसाइड कर रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। और वो भीड़, उस भीड़ में जो मैक्सिमम लोग जो उस मानते होते हैं, वो भीड़ जो होती है वो एक बात को लेकर के एकत्रित होती है और वो फैसला करती है और वो बिना किसी बात के बेवजह किसी आदमी को पीटने लगती है। और ये मॉब लिंचिंग में भी हम लोग दो तरीके का पैटर्न हम लोग देखेंगे। एक भीड़ वो है जो सांप्रदायिकता के नाम पर एकत्रित है। क्या हुआ कि जैसे एक शहर में जब धीरे धीरे पलायन हुआ, पलायन के भीतर जब धीरे धीरे माना किसी शहर में हिंदू ज़्यादा रह रहे थे, अचानक से मुस्लिम आना शुरू हुए, तो हिंदुओं के भीतर एक असुरक्षा की भावना अपने आप शुरू हुई। उन्होंने कहा कि इनसे हमें खतरा है, एक वो पूर्वाग्रह लेकर के चल रहे हैं। और खुदा ना खास अगर कोई घटना हो गई तो उनके लिए और भी आसानी उनके खिलाफ भीड़ को एकत्रित करने के लिए हो जाती है। अंकित जी, ये लोग हैं कौन जो ये मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं? कौन लोग ये लोग हैं? अधिकतर बार हम लोग देखेंगे तो ये लोग किसी भी देश में किसी भी स्थान पर रहने वाले बहुसंख्यक लोग होते हैं। चाहे वो बहुसंख्यक हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं। और वो बहुसंख्यक लोग अपनी असुरक्षा की भावना के कारण कई बार मॉब लिंचिंग करते हैं। और दूसरी बार अगर एक मॉब लिंचिंग आप दूसरा पैटर्न देखेंगे तो कई बार क्या है कि जैसे हमने त्रिपुरा के भीतर देखा, त्रिपुरा के भीतर क्या हुआ कि वहाँ से बच्चा चोरी होने के शक में मॉब लिंचिंग हुई। तो वो एक अलग तरीके की मॉब लिंचिंग है। वो किसी सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं है, वो किसी धर्म के आधार पर नहीं है, वो एक असुरक्षा की भावना को लेकर के है। और वो मॉब लिंचिंग बाहरी व्यक्तियों को लेकर के सतर्क होने को लेकर के। जी अंकित। शिवानी जी, मैं आप पे आना चाहूँगा। मॉब लिंचिंग के कई सारी घटनाएं हमने देखी। त्रिपुरा में बच्चे उठाने के शक में 3 लोगों को भीड़ ने मार दिया। एक झूठे सोशल मीडिया मैसेज के चलते क्रिकेट बैट और लातों से मार कर बेरहमी से उसकी जान चली गई। एक व्हाट्सएप मैसेज ने तमिलनाडु में हिंदी बोलने वाले लोगों को संगठित कर दिया और इन संगठित लोगों ने जान से उन्हें मार दिया। अगरतला में बच्चे उठाने की अफवाह में 2 लोगों को मार दिया गया। इस सब के पीछे सोशल मीडिया का कितना रोल है? कितनी जिम्मेदार सोशल मीडिया इन घटनाओं के पीछे जिम्मेदार रहती है? देखिए, हम इस सोशल मीडिया के मॉब लिंचिंग में जो रोल है उसको 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो संगठित तरीके से कुछ लोग हैं जो इस पूरे देश में जो समस्याएं हैं, आम लोगों की शिक्षा रोजगार को लेकर के जो समस्याएं हैं, उनसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की कुछ भी कोई एक अफवाह फैला करके हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं। और एक जो दूसरी है कि अफवाह फैलाने का जो काम कर रही है जो भीड़ है, वो चाहे बच्चा चोरी का है चाहे कुछ भी है, उसको ये जो संगठित भीड़ है वो उसको प्रोवोक कर रही है और उसके बाद हिंसा हम लोग सामने देख रहे हैं। तो ये मुझे जो लगता है कि इनको सरकार का पूरा प्रोटेक्शन है, प्रशासन का पूरा प्रोटेक्शन है, क्योंकि वो सरकार की नाकामयाबियों को छुपाने का काम ये भीड़ कर रही है। शिवानी, इस भीड़ को रोकने के क्या उपाय किए जा सकते हैं? क्या कोई नया कानून अभी तक सरकार नहीं ला पाई है? देखिए, भीड़ का जो कानून है आईपीसी सीआरपीसी में दोनों जगह ये कानून है कि कोई भी भीड़ कोई हत्या करती है तो उस पर धाराएं लगाई जाती हैं। लेकिन अब हम जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं तो अब सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वो मॉब लिंचिंग पर एक अलग से कानून बनाए कि ताकि भीड़ को कोई ऐसा
बहाना ना मिले कि उन पर कोई कानून काम नहीं कर सकता है। तो अब सरकार की जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं कि सरकार के जो लोग हैं वो इन जो मॉब लिंचिंग में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो चाहे गाय के नाम पे हो रही है, चाहे बच्चा चोरी के, या फिर जैसे महिलाओं के केस में हम देखेंगे कि किसी महिला को डायन बता करके फिर उसके बाद उसकी सामूहिक तौर पर हत्या कर दी जा रही है। तो सरकार को आगे आना चाहिए। अगर सरकार नहीं आ रही है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार को इससे फ़ायदा हो रहा है, और सरकार की भागीदारी इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक मंत्री हैं, कोई केंद्र में मंत्री, वो जब मॉब लिंचिंग के बाद कोई बाहर आया जमानत पर, तो वो फूल मालाओं के साथ उसका स्वागत कर रहे थे। तो हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि सरकार इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, उसको बढ़ावा देने का काम कर रही है। अच्छा अंकित, हाल ही में उन 50 सेलिब्रिटीज़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें कोंकणा सेन शर्मा, अनुराग कश्यप, श्याम बेनेगल जैसे तमाम बड़े बड़े दिग्गजों के नाम शामिल हैं। इस पर उन्होंने कहा है कि मॉब लिंचिंग की जितनी भी घटनाएं आज भारत में हो रही हैं, उस पर आपने क्या कोई कानून अभी तक बनाया है? क्या आपकी जिम्मेदारी इन चीज़ों पर बनती है? चिट्ठी में ये भी लिखा गया है कि 2016 में दलितों के साथ 840 मामले सामने आए मॉब लिंचिंग के, और 1 जनवरी 2009 से 29 अक्टूबर 2018 में हुए 254 मामलों का जिक्र भी इसमें किया गया है, जो कि धार्मिक आधार पर हुए हैं, और इनमें से 90% मामले ऐसे हैं जो कि मोदी सरकार के आने के बाद हुए हैं। तो इस सब पर आप कुछ कहना चाहेंगे अंकित? देखिए, समाज का एक सशक्त नागरिक होने के बावजूद और समाज के जो जागरूक नागरिक होने की जो हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए जो ये इस देश के जो महान कलाकार और हस्तियां हैं, और इनमें केवल कलाकार ही नहीं, इनके साथ एक वरिष्ठ इतिहासकार रामचंद्र गुहा है, जिनकी बहुत सारी किताबें देश विदेशों में पढ़ी जाती हैं। उनके भी उसमें चिट्ठी में हस्ताक्षर हैं, और उन सब लोगों ने इस बात को लेकर के ये मांग की है कि जिस तरीके से देश के भीतर लगातार इस प्रकार की घटनाएं धर्म आधारित हो रही हैं, एक विशेष धर्म के प्रति हो रही हैं, तो इन सब को लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, और उन्होंने एक समाज का जागरूक नागरिक होने का अपना सबूत दिया है। और उस चिट्ठी में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से ये निवेदन किया है, और ऐसा नहीं है कि केवल, क्योंकि आलोचना करना इस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, और आलोचना आदमी तब करता है कि जिससे कि इस देश का भला हो सके और कुछ उसमें सुधार आए। और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है, और यहाँ सभी धर्म, समूह, लिंग, जाति के लोगों को बराबर के अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? इस चिट्ठी में उन्होंने प्रधानमंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री को पूछा है कि इस देश में आप अगर देखेंगे तो मुस्लिम जो आबादी है वो पूरे देश की कुल जनसंख्या के 14% है, लेकिन जो इन्होंने इस पत्र में आंकड़ा दिया है, उस पत्र के आंकड़े को देखेंगे तो 62% जो अपराध है वो केवल इस मुस्लिम आबादी के खिलाफ है। तो इस सब को लेकर के उन्होंने चिट्ठी लिखी है, और उन्होंने कहा है कि देश में असहमति के अधिकार का स्वागत होना चाहिए। और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी के सत्ता में आने के बाद असहमति के आधार को लगातार ख़त्म किया जा रहा है, और जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, जो भी उनसे असहमति जता रहा है, उनको वो अर्बन नक्सल कह करके चुप करा दे रहे हैं, या देशद्रोही कह करके चुप करा रहे हैं। कहीं अंकित, बोलने की आज़ादी पर ये सरकार हमला कर रही है, इस पर क्या कहना? बोलने की आज़ादी पर तो हमला है ही है, क्योंकि इस देश के भीतर जितने भी प्रगतिशील लोग अपनी बात को रख रहे हैं, इस प्रकार की जो घटनाएं उन पर अपनी बात को रख रहे हैं, तो उन्हें सीधे एंटी नेशनल करार दिया जा रहा है। देखिए, देश के भीतर इसके बावजूद भी इन लोगों ने जो उस चिट्ठी में लिखा है, उस चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा है कि हम लोग ये मान रहे हैं कि आपने इन घटनाओं पर संसद में आलोचना की है, लेकिन आलोचना से कोई काम नहीं चलने वाला, कार्रवाई की जरूरत है, सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए। अंकित, एक और बात सामने आई है कि कुछ लोग जो भाजपा को समर्थन देते हैं, वो उन लोगों का ये कहना है कि उन 50 सेलिब्रिटीज़ में से सबसे ज़्यादा जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अधिकतर बंगाल से हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना भी है कि वो ममता को सपोर्ट करते हैं, और इस वजह से उन्होंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी है। नहीं, अगर आप इस बात पर देखेंगे, देखिए पश्चिम बंगाल तो भारत का एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ से बहुत सारे बौद्धिक लोगों ने जन्म लिया है, जहाँ आप लोग देखेंगे आज भी फिल्म इंडस्ट्री के भीतर, जैसे मुझे लग रहा है उन्होंने श्याम बेनेगल को, शायद अरिजीत सिंह से लेकर के श्याम बेनेगल से लेकर के रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा, बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा, वो भी पश्चिम बंगाल से हैं। तो पश्चिम बंगाल की एक बौद्धिक धरती पहले से रही है, उसमें ममता का कोई कनेक्शन, ऐसा नहीं कह सकते कि ममता का कोई कनेक्शन है। वो अपने अपने बौद्धिक लोग निकले हैं, देश के अन्य जगहों से भी लोग निकले। अब रामचंद्र गुहा को तो आप बंगाल से नहीं कह सकते हैं, तो अलग अलग जगहों से लोग हैं, लोग अपनी असहमति का अधिकार जता रहे हैं। ये ममता
जनता को जो है टारगेट करना, ये बिल्कुल इस घटनाओं में गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित, इस पूरे मामले में हमको जानकारी देने के लिए धन्यवाद।